बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पहुँचे थे। तो रिबल नसीआ लेट करने का सूद और रिबल फजल इजाफा करने का सूद, ठीक है। और जो भी करेंसी छपती है वो सोने के बदले में अब जब तबादला हो रहा होता है रियाल का रुपए से, रुपए का रुपए से, रुपए का रुपए से, रियाल का रियाल से, हाँ, और जो डॉलर का रुपए से, ये सब तबादले ये नसीआ है और ये सूद है। लिहाजा पेपर करेंसी टोटल सूद है। और जो हदीस आती है, मुझे याद नहीं सही है कि नहीं है, एक वक्त आएगा कि हर बंदे तक सूद का गुबार पहुंच जाएगा या उसका धुआं पहुंच जाएगा। तो इस वक्त हम सब उसका शिकार हो चुके हैं। और बुनियाद ही पूरे उनके मईशत पर कब्ज़ा करने की बुनियाद ही पेपर करेंसी है। अगर आप पेपर करेंसी को मईशत से निकाल देते हैं तो आपको कहीं भी कोई रुकावट नहीं नज़र आएगी, मुसलमानों के बहाल होने में और काफिरों के हमारे ऊपर कब्ज़ा करने में कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आएगी। पेपर करेंसी बीच में से निकाल दें। पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो $1 डॉलर महंगा होता है तो वो कितने अरब रुपया ज़्यादा हो जाता है कर्ज़ा। डॉलर क्यों महंगा होता है? इसलिए कि पेपर है। अगर सोना होता तो कैसे महंगा हो जाता? पेपर है तो वो कहते हैं हमारा महंगा हो गया, बात ख़त्म, तुम अपना डाउन करो। दबाव डालते हैं। जब वो दबाव डालते हैं, रुपया डाउन होता है तो उनका कर्ज चढ़ जाता है। और इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में इन्फ्लेशन। रुपए के डिवैल्यू होने को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो सूद की दोनों चीज़ की, अभी जो मैं आपके ये काम शुरू होने से पहले पढ़ा रहा था, वो मार्केट की 3 किस्में हैं। नंबर 1 बार्टर सिस्टम। बार्टर क्या होता है? हाँ, शाबाश। सामान का सामान के साथ तबादला। अहद नबूवत में यही चलता था ज़्यादा। अहद नबूवत में क्या चलता था ज़्यादा? यही चलता था। गंदम देकर जौ ले लो, जौ देकर खजूर ले लो, खजूर लेकर नमक ले लो। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी सुबह कि जो सामान की खरीद व फरोख्त है उसमें नौकरियाँ निकलती हैं, ऐसे है ना। तो जब एक दिन के लिए कराची बंद होता है ना तो तकरीबन 18 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है। पुरानी रिपोर्ट है, अब तो ज़्यादा हो गया होगा। क्यों भाई? जिसने सामान लेना था उसके पैसे जेब में पूरे हैं और जिसने सामान देना था उसकी दुकान में उसका सामान पूरा है। नुकसान कहाँ से हो गया? अच्छा, लोग जब सुबह निकलते हैं, मार्केट जाते हैं तो वापस आते हैं तो नफ़ा कमा कर आते हैं, ऐसे ही है। तो क्या वहाँ नफ़ा दरख्तों को लगा होता है? कैसे कमाते हैं? ख़रीदो फरोख्त करने से। वो ली, फिर वो बेची, फिर वो ली, फिर वो बेची, इसी तरह होता है। तो अगर सौदाबाजी करने से नफ़ा होता है तो सौदाबाजी ना करने से नुकसान होता है। समझ आ गई बात की? तो अगर तवज्जो करो, अगर एक तरफ से पैसा, अगर दोनों तरफ से पैसा हो, पैसे से पैसा, तो गरीब का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अगर एक तरफ से पैसा हो, एक तरफ से सामान हो, तो गरीब का आधा फ़ायदा हुआ। और अगर दोनों तरफ से सामान हो तो गरीब का डबल फ़ायदा हुआ। बात समझ आ रही? अच्छा, एक और समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर दुरूद नहीं पढ़ा यार, क्या है बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल-फ़िद्दतु बिल-फ़िद्दा व ऐश। पूरी करो हदीस। नहीं,
अलबुर्र बिलबुर्र वत्तम्र बित्तम्रि वश्शईर बिश्शईर यदन बियदिन मिसलन बेमिसलिन। तो सोना चांदी का आपस में तबादला और उसमें हाथों हाथ और बराबर बराबर की बात मैंने कल समझा दी थी। अब जो बाकी चार चीज़ें हैं, अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैबर से खजूरें आई अच्छी अच्छी। आपने फरमाया क्या खैबर में सिर्फ अच्छी खजूरें लगती हैं? कहा नहीं, हमने नकम्मी खजूरें ज़्यादा देकर अच्छी खजूरें थोड़ी ले ली हैं और आपके पास हमने सोचा कि आपके पास भेजनी है तो अच्छी चीज़ भेजें। फरमाया ला, ख़बरदार, ये बिल्कुल जायज़ नहीं, ये तो सूद है, ये सूद है। अच्छा, अब आप देखो कि इसमें क्या सूद है। इसमें सूद ये है, ये भी गरीब के फ़ायदे के लिए फ़ैसला किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको सूद करार देकर। अब देखो मेरे पास ईरानी खजूर है 10 किलो, आपके पास 5 किलो है अजवा। मुझे आपकी 5 किलो अजवा पसंद है और आपको मेरी 10 किलो ईरानी पसंद है, लेकिन रब नहीं चाहता कि तबादला हो इस तरह। रब नहीं चाहता कि इस तरह तबादला हो, नबी नहीं चाहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर मैं मजबूर होकर क्या करूँगा? मैं मजबूर होकर अपनी खजूर को या दिनार के साथ बेचूँगा या गंदम के साथ बेचूँगा और उसके बाद फिर उस दिनार के साथ आपकी खजूर लूँगा। तो अगर कराची में एक दिन की हड़ताल से 18 अरब का नुकसान होता है, तो एक दिन के कारोबार से 18 अरब का कारोबार होता है। ये नफ़े की बात करूँ, असल माल की नहीं, बल्कि असल माल भी नहीं, ये अंदाज़ा लगाया जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, यानी गवर्नमेंट को जो जा रहा होता है ना टैक्स वैक्स, उसका इतना नुकसान है। जो लोगों की जेब में जा रहा है उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो अगर एक दिन के कारोबार से 18 अरब का फ़ायदा होता है, तो जब मैं डायरेक्ट कारोबार नहीं कर सका, मैंने फिर किसी और से कारोबार किया, फिर उसके बाद हो सकता है मेरी खजूर गंदम से बिकी और मैंने कहा जी गंदम ले लो, बोले मैं नहीं ले रहा। तो अब भाई तुम क्या ले रहे हो? वो कहते हैं मैं तो भाई दिनार लूँगा। अब मैंने फिर गंदम दिनार से बेची, फिर मैंने ला कर उसको दी। तो या 2 सौदे होंगे या 3 होंगे। अगर मैं डायरेक्ट इनके साथ सौदा करता ईरानी का अजवा के साथ, तो 1 सौदा होता। अब मैंने सौदा किया किसी और से, वो उससे भी राज़ी नहीं हुआ, फिर मैं किसी और से किया, तो 2 या 3 सौदे करने के बाद मुझे वो खजूरें मिली हैं। तो अगर एक दिन के एक सौदे से 18 अरब का फ़ायदा होता है, तो एक दिन के 2-2, 3-3 सौदों से गरीब का कितना फ़ायदा होगा? समझ आ रही बात की? ये है इसमें हिकमत इंशाअल्लाह, कि जो चीज़ें रनिंग आइटम थी ना, यानी लोगों की ज़रूरियात थी, आटा है जैसे हर बंदे की ज़रूरत है, गंदम है, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबवियात में शामिल कर लिया, ताकि जो रनिंग, ऐसे एक चीज़ होती है जो डेड आइटम होती है, मसलन इलायची है, हो सकता है सारा दिन में एक गाहक आए, दारचीनी का हो सकता है सारे दिन में एक गाहक आए, और आटा चावल चीनी का हर दूसरा गाहक वही हो रहा होता है। इसको कहते हैं रनिंग आइटम। तो जो ज़माने की रनिंग आइटम थी उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबवियात सित्ता में शामिल कर लिया, ताकि ये जो 90% सौदे हो रहे हैं ना, ये डबल ट्रिपल हो जाए। बात समझे आप? जो 10% हो रहे थे ना, उनको परवाह नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, उम्मत पर सहूलत भी तो करनी है ना। तो जो 90% सौदे हो रहे थे उनको कर दिया रिबवियात में शामिल। उसका नतीजा क्या है कि ये अब 90% नहीं, ये 180% होंगे और उससे भी डबल होंगे। तो उससे क्या होगा? ज़्यादा सौदे होंगे तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी और ज़्यादा उम्मत को फ़ायदा होगा। समझ आ गई? अलवी साहब आएगी नहीं अभी? अच्छा चले। अच्छा भाई, इसके बाद ये तीनों मार्केटें वही हैं, बार्टर सिस्टम जिसमें दोनों तरफ से सामान हो
और कमोडिटी मार्केट एक तरफ से पैसा और एक तरफ से सामान, और मनी मार्केट दोनों तरफ से पैसा, दोनों तरफ से पैसा। लिख लिया था? हाँ, जो नंबर 1 है बार्टर सिस्टम, दोनों तरफ से सामान, और कमोडिटी में एक तरफ से पैसा, और मनी मार्केट में दोनों तरफ से पैसा। या अल्लाह, कोई नहीं आए बंदे। तो बार्टर सिस्टम, दोनों तरफ से सामान, कमोडिटी मार्केट एक तरफ से पैसा, एक तरफ से सामान, और मनी मार्केट दोनों तरफ से पैसा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब का किस में? बार्टर में, और उसके बाद कमोडिटी में, और सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब का मनी मार्केट में। इसलिए मनी मार्केट को टोटल नफ़ा कमाना सूद करार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनी मार्केट में फ़ायदा कमाना सूद करार दिया, ये सूद है। अगले लेक्चर के ये सवालात हैं, इनके जवाबात होंगे इंशाअल्लाह। बैंक कैसे पैसे बनाते हैं, बैंक और रियल एस्टेट एजेंट में फ़र्क, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मराहत क्यों पेश की जाती हैं, तनख्वाहें बैंक के ज़रिए क्यों आती हैं, एटीएम में उठने वाले अखराजात कौन उठाता है, काइबर, लाइबर और डिस्काउंट रेट क्या होते हैं, इस्लामिक और आम बैंक में क्या फ़र्क है, मनी ट्रांजैक्शन में बैंक को क्या फ़ायदा होता है। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वैसे ही ना, आप तकल्लुफ़ ना करो, आप समझने की कोशिश करो सिर्फ। अगर किसी को अंग्रेज़ी आती होती तो ये पढ़ लेता। ये हेनरी फोर्ड कहता है कि इट्स वेल एनफ दैट पीपल ऑफ द नेशन डोंट अंडरस्टैंड आवर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी आवाम को बैंकिंग का पता नहीं है। फॉर इफ़ दे डिड आई बिलीव देयर वुड बी ए रेवोल्यूशन बिफोर टुमारो मॉर्निंग। अगर लोगों को पता चल जाए कि बैंक क्या काम करता है तो कल सुबह तक इनकलाब आ जाए, आवाम रोडों पे आ जाए। ये कहते हैं कि द बैंक हैथ बेनिफिट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल मनीज विच इज क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। बैंक हर पैसे पर सूद कमा रहा होता है जो बनाया गया होता है किसी चीज़ से नहीं, जो किसी चीज़ से नहीं बनाया गया होता है, ऐसे ही पैसा बनाया गया होता है। ये ना एक मैंने तख़य्युलाती बनाया है, जो हकीकी है इसके बाद आएगा। सपोज़ के एक $100 या एक 100 करोड़ डॉलर हबीब बैंक के पास आया, तो दरमियान में स्टेट बैंक कहता है जी 10% मुझे दे दो। ये 10 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 12 भी होता है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी आया हबीब बैंक के पास, कहता है जी मुझे कर्ज़ा चाहिए। एक आदमी आया कहता है जी मेरा 100 करोड़ रख लो अपने पास। तो जैद ने 100 करोड़ हबीब बैंक को दिया और बकर ने उससे वो कर्ज़ ले लिया, ठीक है।
कर्ज लिया तो 10% तो स्टेट बैंक ले जा चुका था, तो 90% 90 करोड़ उसने कर्ज ले लिया। अब उसने जाकर मशीन ख़रीदी, जिससे मशीन ख़रीदी उसका अकाउंट UBL में था, तो जैद बकर अमर जो है उसका अकाउंट कहाँ है? UBL में। उसने जा कर के अपने पैसे UBL में जमा करवा दिए। पैसे तो होते नहीं, चेक ही होता है, इधर से गया उधर चला गया। अब UBL में जब 90 करोड़ उस अमर के ज़रिए आए तो फिर वही कहानी हुई। स्टेट बैंक ने कहा 90% मुझे दे दो, 10%, और जो बाकी 80% रह गया वो 81% वो उसने आगे किसी को कर दे दिया। ठीक है, अकरम को दिया। अकरम ने वो सामान ख़रीदा असलम से, तो असलम का अकाउंट जो था वो मीज़ान में था, तो उसने वो मीज़ान में जमा करवा दिया और 10% उसका भी स्टेट बैंक ले गया। समझ आ गई? तो इस तरीके से ये पैसा घूमता रहा और घूमते घूमते जितनी बार आया उतनी बार हर बैंक अपनी आमदन लिखता रहता है, और घूमते 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 ये तख़य्युलाती है, हकीकी आगे आएगा। घूमते घूमते स्टेट बैंक ने उसी 100 से 100 कमा लिया और HBL ने उसी 100 से 363 कमा लिए और UBL ने उसी 100 से 328 कमा लिए। मीज़ान ने उसी 100 से 295 कमा लिए, और उससे अगर असली वाला 100 निकाल दिया जाए तो पीछे 988 ऐसा पैसा उनके पास जमा है जो जिसके मुकाबले में उनके पास कागज़ी करेंसी नहीं है। समझ आई? कैसे आ गई? आने वाली चीज़ ही नहीं है, ये समझ आने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, आगे पढ़ बेटे, अगला सफ़ा। कर्ज अमानतें तख्लीक करते हैं और अमानतें कर्ज तख्लीक करती हैं। इधर हो, मेरे पास आपने पैसा बैंक को दिया अमानत और मैंने आगे किसी को कर्ज दिया, तो वो अमानत और कर्ज, अमानत और कर्ज। हालांकि इस्लाम में अमानत की डेफिनेशन ये है कि उसके आप नंबर भी चेंज नहीं कर सकते, उसकी थैली भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वो आते ही चढ़ा दिया जाता है। आगे एतबारी ज़र की तख्लीक के तरीके, बैंक में जमाशुदा अमानतें जितनी ज़्यादा होंगी बैंक उतने ही ज़्यादा कर्ज जारी कर सकता है। इस तरह कर्जे अमानतों को और अमानतें फिर नए कर्जों को जन्म देती हैं। देखा वो जो मैंने गोल दायरा बनाया था ना, कर्जे अमानतों को और अमानतें कर्ज़ों को वो पैदा करते हैं। हाँ, क्योंकि हासिल किए गए कर्जे दोबारा अमानतों की शक्ल में बैंकों में जमा करवा दिए जाते हैं। बैंक इन अमानतों का एक खास हिस्सा बतौर महफूज सरमाया रखकर बकाया कर्ज जारी कर देते हैं। हाँ, और ये एक रूटीन है उनकी। उनको पता है कि जो लोग लेने आते हैं वो तकरीबन 20% हैं और देने आते हैं वो 100% हैं, तो वो 20% तक पैसा पास रखेंगे और बाकी सारा आगे चढ़ा देंगे। जितना एक रोज़ाना लोग लेने आ रहे होते हैं ना, उतना एक वो रख लेते हैं और बाकी वो चढ़ा देते हैं। हाँ, इस तरह एतबार की तख्लीक का ये सिलसिला जारी रहता है। तजारती में मंदरजा तरीकों से एतबारी ज़र की तख्लीक करते हैं। हुंडियों पर बट्टा लगाकर कर्जे जारी करके और सरमायाकारी करके। नंबर 1, हुंडियों पर बट्टा लगाकर। एक बैंक अपने ग्राहकों की हुंडियों पर बट्टा लगाकर भी ज़र की तख्लीक करता है। इस तरीके में बैंक अपने ग्राहकों की हुंडियों पर बट्टा लगाकर इनकी रकम इनके खातों में मुंतकिल कर देता है, जिससे ज़र नकद को इस्तेमाल में लाए बगैर ही बैंक के पास जमाशुदा अमानतों में इजाफा हो जाता है। हाँ, ज़र नकद को इस्तेमाल में लाए बगैर ही क्या हो जाता है? अमानतों में इजाफा हो जाता है। देखो कमाल नहीं? आगे इस तरीके में बैंक अपने ग्राहकों की हुंडियों पर बट्टा लगाकर इनकी रकम इनके खातों में मुंतकिल कर देता है, जिससे ज़र नकद को इस्तेमाल में लाए बगैर ही बैंक के पास जमाशुदा अमानतों में इजाफा हो जाता है। इस तरह ज़र एतबार की तख्लीक अमल में आ जाती है। नंबर 2, खैर बेटा, ये ना आप लोगों को थोड़ा वो करना पड़ेगा। ये तो एक मिनट, कहाँ चला बट्टा? मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी देखना सबको लगेगा। बट्टा लगेगा तो समझ आ जाएगी। अच्छा, ये ना अब क्या करूँ, ये बड़ा करके समझाने की ज़रूरत है। बड़ा कैसे हो? एक मिनट मैं इसको कोशिश करता हूँ।
कि इस तरह बड़ा करूं। आपको कुछ आया? अच्छा जी, अब आप देखें कि इसमें एक मिनट थोड़ा सा ना इसको ज़र नकद 1200, ये थोड़ा समझना मुश्किल है तो ये बात समझ आ जाएगी आपको। ज़र एतबार के फैलाव को मंदरजा ज़र फार्मूले से मापा जाता है। ये पढ़ा जा रहा है? अच्छा, एक आदमी ने 2000 रुपया जमा करवाया, ठीक है। अब लगने लगा बट्टा, तैयार हो जाओ। इसका फार्मूला है कुल अमानतें नहीं, ज़र महफूज का तनासब 1/1 ज़र महफूज का तनासब ज़रब इब्तदाई या नई अमानत, ठीक है। ये फार्मूला है 1 ज़र महफूज का तनासब। ज़र महफूज 20% है ना, और ज़र महफूज कितने, यानी उसको अगर आपने 100 रुपया दिया था ना तो उसने 20 अपने पास रखे हैं, 80 उसने आगे कर्ज दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब जो ज़र महफूज उसके पास पड़ा है वो कभी 20 होगा, कभी 30 होगा, कभी 15 होगा, जितना भी हुआ। अच्छा, अब 1 ज़र महफूज का तनासब ज़रब इब्तदाई या नई अमानत मसावी कुल अमानतें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे अब देखो कि 2000 रुपया आपने जमा करवाया, उसके ज़रब 1/20% मसावी 10,000। हाँ, वो अपने खाते में 10,000 लिखेंगे, आपने 2000 जमा करवाया है। वो कैसे का बता तो रहा है। वो कहता हम क्या करते हैं, जब भी कोई पैसा आता है बैंक में हम उसको ज़रब लगाते हैं ज़र महफूज के तनासब के साथ। ये है बट्टा। ज़र महफूज भी बता चुका हूँ कि अगर आपने 100 रुपये जमा करवाया तो उसने 20 रुपये महफूज कर लिए और 80 रुपये दे दिए उसने आगे। अब जो उसके पास ज़र महफूज है उसके साथ ज़रब लगानी है आपकी अमानत को। ऊपर लिखा हुआ है नई अमानत ज़रब 1/ज़र महफूज का तनासब, ठीक है। जो जवाब आएगा वो कुल अमानतें उनके खाते में लिखी जाएंगी। 2000 रुपये जमा करवाएंगे तो उन्होंने 10 लिखना है इसको। 1/20%, 1/20 नाल वेख लो। देखो थले 20 है ना तो उत्ते 2000 है, ठीक है। तो 2000 जड़ा है उन्होंने तुसी 2 ਨਾਲ 2 कटे गया तो 0 ਨਾਲ 0 कटिया गया। अच्छा, ये बन गए 10,000। उससे असली 2000 मनफी किया तो बाकी 8,000 रुपये उसके पास ऐसी करेंसी पड़ी है जो जिसके मुकाबले में उसके पास पेपर करेंसी नहीं है। समझ आ गई? आपने पेपर जमा करवाए 2000 के, मैं दोबारा बताता हूँ इंशाल्लाह। आपने 2000 जमा करवाए थे कागज़ के 2 नोट, उसने उसको ज़रब लगाई 1/20% से और वो बन गए 10,000। इस पे आते हैं दोबारा, इतनी बात जनरली बात समझ जाए ना। वो बन गए 10,000। 10,000 से आपने 200 वापस ले लिया, आपने 200। अब उसके पास 8,000 रुपया ऐसी करेंसी है जो डिजिटल है और उसके मुकाबले में उसके पास पेपर करेंसी नहीं है। आपने कभी सुना है कि अगर लोग बैंकों से अपने पैसे मांगने शुरू कर दें तो ये बैंक करप्ट हो जाएंगे, सारे बैंक क्रैश हो जाएंगे। ये वजह है उसकी कि उसने वो 8,000 किसी और को कर्ज दे दिया, वो मांगने आएगा तो ये कहाँ से देंगे?
है ही नहीं ना। देखो मैं बताता हूँ किस तरह देते हैं, वो आगे जाके बताता हूँ। ये ना रियाजी के हिसाब से डबल होता है, उल्टा हो जाता है। जब ना किसी को रियाजी आती ज़्यादा, जब वो ये 1/20% को ना, मैंने मुझे समझाया था उसने, अभी मुझे भूल रहा है। 20% है ना, उसको रहने दें। अभी मैंने इशारिया 2 लिखा था, हाँ उससे मतलब दे के देख लें। आंसर दोनों का, जवाब दोनों का एक जैसे ही आएगा, तो ये समझने में आसानी हो जाएगी। 20% को रहने दें, इशारिया 2% से। ज़ोर से बोल बेटे। इशारिया उसको ना इस तरह आप समझाएंगे, इस तरह तुम बिल्कुल नहीं समझ लेंगे। मुख्तसर चीज़ ये है कि मिसाल तो मैं बैंक हूँ, मेरे पास कोई एक बंदा 100 रुपये लेके आता है ना, तो 20 रुपये लेके आता है, मैं इसको 100 रुपये कंसिडर करना है कि मेरे पास 100 आ गया। हाँ। मैं उसके 100 के कर्जे जारी करूँगा। हाँ और वो कर्जे मैं जारी करूँगा तो उन्होंने भी मेरे पास ही आना है बैंक में। हाँ। आगे पैसा सारा मेरे पास ही आना है। हाँ ये इसका नहीं, ये तो मैं बता चुका ना, लेकिन बुजुर्ग कह रहे हैं कि इसकी ज़र्ब का तरीका बताया, वो बच्चा बता रहा था। आओ उठ के खड़े हो, पिछला आओ, पिछला। हाँ हाँ बता बेटे। हाँ 2000 को 20 पे तकसीम नहीं किया, 20% पे तकसीम किया। हाँ जब 20% पे तकसीम हो रहा है तो इसका मतलब है 20 से तकसीम हो रहा है, और साथ में 100 से ज़रब हो रहा है। हाँ तो जब हमने 2000 को 20 पे तकसीम किया तो 100 बच गया। 100 को जो 20% वाला 100 है ना, उससे मल्टीप्लाई किया तो 10,000 बना। अच्छा बैठो। असल में ना इसको समझने की ज़रूरत नहीं, हमारी मसला समझना ज़रूरी है कि वो जब आपका पैसा जाता है उसको 2000 को 10 बनाते हैं। भाई ये याद रखो, रियाजी का सवाल तो आप किसी से भी समझ सकते हो ना, उसमें वक्त ज़ाया ना करो। हाँ वो देना ही पड़ेगा। अच्छा तो तो ये जो अगला है ना, इसमें ज़रा गौर करें। ये बैंक ए, ये बैंक बी, ये बैंक सी। तो इसमें जब उधर से पैसा उधर, उधर से उधर आता है ना, तो ये बढ़ता जाता है। जितनी बार आया उसको 1/20% ज़रब दी तो ज़्यादा लिख लिया, निकला तो उतना निकाल के 8000 रह गया, बाकी चला गया। इस तरह पैसा जब घूमता है तो उनका ये कितने % बढ़ गया? 20 का अगर 100 बना तो 5 गुना बढ़ गया ना, 5 गुना बढ़ गया। तो इस तरीके से ये 5 गुना बढ़ता जाता है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं कही, ये उनकी किताबों में लिखी है। और ये ऐसी कोई बात नहीं कि जिसका कोई मुनाजरा करे या मुकाबला करे या आपसे कहे कि नहीं नहीं बात गलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये उनकी बैंककारी का कानून है। ये 12वीं क्लास है। मैं इसका टाइटल भी लाया था, फिर नज़र नहीं आ रहा कहाँ है। अच्छा बेटे, अब क्या है ज़रा गौर करो कि एक आदमी ने 2 करोड़ जमा करवाया तो उसका उसने 10 करोड़ बना लिया। सब लोगों का मिलकर अगर 2 अरब हुआ तो वो उनका 10 अरब बना लिया उन्होंने। ठीक है। अब वो जो पेपर करेंसी थी उनके पास, वो 5वां हिस्सा थी, वो अगर वापस कर दी जाए तो फिर भी 4 गुना उनके पास ऐसी करेंसी है जो ज़रे एतबार है, और उसके मुकाबले उनके पास पेपर नहीं है, और वो सिर्फ उनके कंप्यूटर के डिजिट्स हैं। समझ आ गई बात की? अब ये जो डिजिट्स हैं ये किस काम आते हैं? जब भी कोई बंदा जाता है मुझे कर्ज़ा चाहिए, तो क्या उसको थैला भर के नोटों का देते हैं? क्या देते हैं उसको? चेक बुक देते हैं और उसके खाते में डिजिट डाल देते हैं। ये देख तेरा खाता और ये तेरी बैलेंस शीट, इस पे लिखा हुआ है कि तेरे पास इस वक्त तो 10 करोड़ है, और 10 करोड़ के डिजिट डाल देते हैं उसमें और उसको चेक बुक दे देते हैं। वो भी जाता है, मशीन ख़रीदता है, कुछ भी करता है, तो उसने जा कर के वो मगरा चुक के नोटा तो नहीं लेके जाना। वो क्या करेगा? वो वही एक चेक काट देगा 2 करोड़ का, 10 करोड़ का,
वो उसको देगा तो चेक घूमता रहेगा और डिजिट घूमते रहेंगे और इनका खाता चलता रहेगा, इनका धोखा चलता रहेगा। और अगर अफवाहें फैल जाएं, वो कुछ होने जा रहा है, हमला होने जा रहा है, वो होने जा रहा है कुछ, तो सारे लेने आ जाते हैं पैसे दो, हमारे पैसे दो, पैसे दो। तो उसके नतीजे में वो दे नहीं सकते, फिर वो बंद कर देते हैं, बैंक को बंद करके भाग जाते हैं। आई समझ? या कहते हैं जी सिस्टम डाउन हो रहा है, सिस्टम डाउन हो गया, पीछे से ख़राब हो गया। और अगर आप 2-3 करोड़ का चेक लेकर चले जाएंगे, हमें नोट चाहिए भाई, तो पहले तो आपको मना करेंगे, यार क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे बताओ ना प्रॉब्लम क्या है, मैं हल कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। आपको नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए, मुझे पैसे ही चाहिए। तो फिर वो कहेगा भाई 3 दिन बाद आना, फिर वो जाएगा मनी मार्केट में। कहाँ जाएगा? 3 करोड़ अपने पहले बैंक से पूछेगा तुम्हारे पास कहीं पड़े हैं, वो कहेगा नहीं हमारे पास तो नहीं है। फिर वो जाएगा, 3 मार्केट हैं मनी मार्केट की, 3 शक्लें हैं। नंबर 1 नेशनल बैंक यानी मुल्की बैंक, नंबर 2 गैर मुल्की बैंक, और नंबर 3 स्टेट बैंक। तो जो करो, कितने हैं बैंक? नंबर 1 नेशनल बैंक, गैर मुल्की बैंक, स्टेट बैंक। अगर वो पाकिस्तान के प्राइवेट बैंकों से कर्ज मांगे कि भाई बंदा आ गया पागल है, 5 करोड़ मांग रहा है, मेरे पास है नहीं, तो मुझे दो, वो कहेंगे भाई साहब काइबर लगेगा। काइबर क्या है? जिस तरह अंडे का रेट रोज़ाना निकलता है ना, जिस तरह तांबे का निकलता है, जिस तरह सोने का निकलता है, कहाँ से? और सोने का रेट कहाँ से निकलता है? हाँ बोलो ना। हाँ, लंदन से निकलता है सोने का। इंटरनेशनल रेट कहाँ से निकलता है? लंदन से। तो वो जो पाकिस्तान के बैंकों का रेट है सूद का, वो निकलता है कराची से। तो वो कहेगा भाई साहब काइबर लगेगा, इसको रट्टा मारो, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, 5 दफ़ा कहो। बस। तो इसका जो ऊपर काइबर लिखा है वो इसी का बनाया हुआ, काइबर कराची का इसी का लफ्ज़ बना हुआ काइबर। वो कहेगा काइबर लगेगा भाई, मतलब ये है कि आज आप हमसे 5 करोड़ ले रहे हो, तो जब तक हमें वापस नहीं करते घंटों के हिसाब से इस पैसे पर कराची से निकला हुआ सूद लगेगा। घंटे शुमार होते हैं, घंटों का सूद लगेगा। वो कहता है ठीक है लगेगा। अच्छा क्या लगेगा भाई? वो कहता है जी 4 रुपये लगेगा, 4% लगेगा। वो फिर जाता है अगली मार्केट, वो है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के पास जाता है, जी आपसे मुझे 5 करोड़ चाहिए, तो वो कहता है जी इस पर डिस्काउंट रेट लगेगा। उसके सूद का नाम क्या है? डिस्काउंट रेट। वो कहता है जी वो क्या है? कहता है 4.25 लगेगा। फिर वो जाता है तीसरी दुकान पे इंटरनेशनल बैंक में, वो कहता है जनाब इस पर लाइबर लगेगा। फिर लाइबर कितना है? वो 4.25 मिसाल के तौर पे। तो फ़ायदा किस में? स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक से वो ख़रीद लेगा और वो आपको दे देगा और उसको उस पर डिस्काउंट रेट लगेगा।
जितने घंटे उसके पास पैसा रहेगा उतने घंटों का सूद लगेगा, और सूद का नाम लाइबर, काइबर, डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये तीनों लफ्ज़ अगर आपने याद कर लिए और कोई शख्स आपसे इस बात पे बहस करे कि इस्लामी बैंक भी कोई होता है, और अगर आप उसको ये तीन लफ्ज़ बोल दें तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी, वो आगे नहीं बोलेगा, वो कहेगा बस। हाँ बेटे, ये जो स्टेट बैंक से लेगा पैसे, ये कैश लेगा या डिजिटल तरीके से आएगा? हाँ नहीं, ये तो कैश ही लेगा ना, फिर दोनों शक्लें हैं, वो तो डिमांड पर है ना, उसकी डिमांड पर है। यानी ये तो एक मांगने आया था तो वो दे रहा है ना। अगर वैसे ही आपको पैसा चाहिए हो, आपके पास गाहक आ गया, आपका पैसा नहीं है, वो कह रहा कर्ज दो, तो आप ऐसे भी लेते रहते हो, हर वक्त ले रहे होते हैं, ये डिजिट्स भी ले रहे होते हैं और करेंसी नोट भी ले रहे होते हैं। और ये जो गाड़ियाँ बड़ी सेफ किस्म की चल रही होती हैं रोड पर, वो ये नोट लेकर ही जा रही होती हैं। अच्छा, ये तो इसकी अपनी रकम थी ना, इस पे ये क्यों पड़ा? क्या? ये बंदा अपनी रकम निकलवाने गया है, तो ये उस पे साइबर क्यों बना? बेटे उसके लिए तो वो लेकर किसी और से आया ना, वो बैंक देगा ना, ये बैंक वाला किसी और से लेकर आपको देगा ना, तो वो उस बैंक से सूद लेगा, आपसे नहीं लेगा। समझ आई बात की? हाँ भाई, एक फैक्ट्री का कोई तनख्वाहें 1 अरब से ज़्यादा थी महाना, बहुत बड़ी मिल थी, उसकी तनख्वाहें 1 अरब से ज़्यादा थी महाना। तो बैंक मैनेजर ने उसके मैनेजर को कहा कि अगर तुम मज़दूरों की तनख्वाह एक दिन आज की बजाय कल दे दो तो मैं आपको गाड़ी की चाबी देता हूँ। अब मज़दूर को कोई फ़र्क पड़ता है, आज नहीं यार कल मिलेगी, वो क्या कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, वो गाड़ी ले रहा है वहाँ से। और मैनेजर को 2 गाड़ियाँ बची तो उसने एक इसको दी ना। आप अंदाज़ा लगाएं, घंटों के हिसाब से होता है। जो आप अगर मुझे पैसे, मैं जा रहा हूँ कराची, आप मुझे कहें मेरा 2 लाख ले जाए, मेरे भाई को दे देना, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। और एक ट्रांजैक्शन है कि आपने इजी पैसा करवा दिया या बैंक के थ्रू भेज दिया। इजी पैसा भी बैंक ही होता है, इजी पैसा की ट्रांजैक्शन भी बैंक के थ्रू ही होती है, इजी पैसे का अकाउंट भी बैंक में ही खुलता है। आई समझ? जो इजी पैसा लेने देने का काम कर रहा है वो बैंकिंग ही कर रहा है, सारा पैसा बैंक में ही जाता है, बैंक से निकल रहा होता है। इधर देखो, आपका 2 लाख, उसका 5 लाख, इसका 10 लाख, हर वक्त कोई ना कोई पैसा आ जा रहा होता है ना। तो वो अब आपने पैसा भेजा कराची, वो बंदा वहाँ से लेने आया, लेट हो गया, बैंक बंद हो गया, कल उसने लिया, तो 24 घंटे उसके पास पैसा रहा, तो 24 घंटे उसको अंडे बच्चे देकर गया। आगे समझ? 2 घंटे रहा तो 2 घंटे का सूद उसने कमाया, 1 घंटा रहा तो 1 घंटे का सूद उसने कमाया। जो पैसा आएगा जाएगा, उस पर बट्टा लगेगा, बढ़ जाएगा, फिर वो चला जाएगा। वो आपके वावड़ा का बिल हो, या आपकी कॉलेज की फ़ीस हो, या आपकी दाखिला फ़ीस हो, या कोई और शक्ल हो, बैंक को सलाम लो तो वापस 5 उंगलियां वापस पूरी नहीं आती, ये तय है। जो भी जाएगा उनको फ़ायदा देकर ही आएगा। कोई कहे मैं करेंट अकाउंट में बैठा हूँ, तो करेंट अकाउंट वाला सूद खिलाता है, खाता नहीं। अपनी तो 5 वापस आ जाएंगे, उसको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं? समझ आई बात की? करेंट अकाउंट वाला उसको खिलाता है, खुद नहीं खाता। पैसे पर सूद जनरेट होना ही होना है। 10 रुपये सूद जनरेट हुआ, करेंट अकाउंट वाला 10 के 10 उसको खिला रहा होता है, और सेविंग वाला 5 खुद ले रहा होता है, 5 उनको दे रहा होता है। तो जितना आप मजबूर हों उतना आप इसमें इन्वॉल्व हों, मजबूरी है, लोगों का काम नहीं चलता इसके बगैर। और जितना बच सकते हो उतना आपको बचना चाहिए। जायज़ कैश बता रहा हूँ कि होता ही बैंक के थ्रू है। ये जो इजी पैसे की एप्लीकेशन जिसने बनाई है, वो लड़का कराची का मुझे मिला, उसने कहा हमने खुशहाली बैंक के साथ कांटेक्ट किया है कि जो पैसा होगा उसके थ्रू जाएगा, आएगा।
समझ आई बात? टोटल बैंकिंग ही है वो भी। इसको ज़रा रट्टा मारो तीनों लफ्ज़ों को। आगे चले। आपके वो सवालात के जवाब अभी देखना है कि पूरे हुए कि नहीं। जो हमने पीछे कहा था, ये जो सवालात हैं, एक होता है रियल एस्टेट का एजेंट, ठीक है। आपको मकान चाहिए और मैंने मकान बेचना है, तो मैंने भी उसको बता रखा है, आपने भी बता रखा है, यार को मकान बिकने आया तो मुझे बताना, ठीक है। या कोई दुकान या प्लाट ले लो। तो अब आपको उसने कहा कि एक प्लाट बिकने आया हुआ है, तो आपको पसंद आ गया, मुझे बुलाया, आमने सामने हम बैठे, से रेट तय हो गया। तो रियल एस्टेट वाला क्या करेगा? कमीशन लेकर फारिग हो जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन आपने मेरे से प्लाट लेकर आपने उस पर वो कर लिया, दुकानें बना ली, हाँ, तो अब वो रियल एस्टेट वाला दोबारा आए कहे जी तुमने दुकानें बना ली हैं, इसका किराया भी दिया करो मुझे। होता है ऐसे? नहीं होता ना। बैंक भी बीच का आदमी ही है। मेरे पैसे उसने लेकर आपको कर्ज दे दिए, उसका किरदार तो बीच वाला ही है ना। तो अगर वो ये करता कि अभी मुझे एक बार आपने कर्ज दिया, उसने लिया, मुझे आप 1% दे दो क्योंकि मैंने तुम्हारा राब्ता करवाया, लेकिन नहीं, वो मुस्तकिल उससे पैसे कमा रहा होता है। उसने दुकानें बनाई, उससे भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। इतनी बड़ी बदमाशी है ये। काम उसका सिर्फ राब्ता करवाने का है, लेकिन वो मुस्तकिल आपसे आपको दे रहा होता है, उसको उससे ले रहा होता है और मुस्तकिल कमा रहा होता है उससे पैसा। हाँ भाई, आप जब कर्ज देता है तो मुस्तकिल सूद नहीं ले रहा होता है उससे। अच्छा जी, आप अलवी साहब, बार्टर सिस्टम होता है जिसमें दोनों तरफ से सामान हो। कमोडिटी होता है जिसमें एक तरफ पैसा एक तरफ सामान हो। और मनी मार्केट होती है जिसमें दोनों तरफ पैसा हो। तो पहले दोनों में पैसा कमाना जायज़ है, मनी मार्केट में नफ़ा कमाना हराम है, सूद है। पैसे से पैसा कमाना सूद है, और पैसे से सामान या सामान से सामान ये खरीदो फरोख्त करके पैसा कमाना हलाल है। बैंक कैसे बनाते हैं समझ आ गई? रियल एस्टेट में फ़र्क समझ आ गया? डेबिट क्रेडिट कार्ड में मुराद क्यों पेश की जाती हैं? लोग, मुझे फ़ोन आया सिटी बैंक वालों का, कहता है जी 50,000 का क्रेडिट आप ले लें और आपको कोई सूद नहीं होगा। बाद में पता चला कि अगर 29 तारीख को वापस ना करो तो सूद भी है। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों तेरा मकरूज बनूँ बेखामखा? तो ये क्यों दे रहे होते हैं यार? किसी को पैसा देना और फिर वापस लेना तो एक काम है। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि वो 2000 के 10 बना रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? तनख्वाहें बैंक के जरिए ही क्यों आती हैं? समझ आ गई? अब देखो, एक ATM लगा हुआ है, आपने उसमें पैसे अपने बैंक में रखे हुए हैं लाख रुपया, आप ATM से 10-10 हज़ार निकाल रहे हैं, कोई पैसा कटता है? नहीं कटता ना। उसने कंप्यूटर लगाया हुआ है, उसने UPS लगाया हुआ है, उसने जगह किराए पे ली हुई है, उसने कैमरा लगाया हुआ है, उसने पहरेदार रखा हुआ है, और आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हो। क्यों? इसलिए कि आपके 2 को वो 10 बना रहा है। आई समझ? सर जी, जो आया ना 29 तारीख को पैसे अगर नहीं देंगे, 29 के बाद देंगे तो सूद है। इससे पहले अगर बंदा वापस दे 50, सूद का वादा तो कर लिया ना उसने, सूद का वादा कर लिया, तय कर लिया तो सूद दूंगा, जायज़ नहीं है। अच्छा भाई, अब इस्लामी और गैर इस्लामी बैंक समझ आ गया? जितने बैंक पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में है, सऊदीया में, कुवैत में, ईरान में हैं, सारे के सारे बैंक इसी कानून पे चलते हैं। ये बैंकों को कोई लिमिट भी होती है डिजिट की कि आप इजाफा कर सकते हैं कि खुली इजाजत? नहीं, खुली इजाज़त नहीं होती, इस कानून के तहत कर सकते हैं कि जो भी पैसा आएगा उसको 1/20 से तरफ देनी है। अच्छा सुनो, इस्लामिक और गैर इस्लामिक में एक होता है बाप, एक होता है भाई और एक होता है बच्चा।
3 रिश्तेदार हैं ना आपके, बैंक के भी 3 रिश्तेदार होते हैं। अब्बा होता है स्टेट बैंक और भाई होते हैं नेशनल बैंक और बच्चा होता है क्लाइंट, जिसने पैसा दिया या लिया। जितने लोग कहते हैं मेरा बैंक इस्लामी है, वो बच्चे का ताल्लुक़ बाप से तो बताते हैं कि तेरा मुशारका होगा, मुजारबा होगा, तेरा ये होगा वो होगा, और उसमें ये कायदा, उसमें वो फ़िका, उसमें ये बात, तो जायज़ हो गया। लेकिन उस बैंक का अब्बे से ताल्लुक़ भी नहीं बताते और उस बैंक का साथ वाले बैंकों से ताल्लुक़ भी नहीं बताते। जिस बैंक से मीज़ान से आप ले रहे हैं उसका स्टेट बैंक से ताल्लुक़ सूदी है, उसका बाकी बैंकों से ताल्लुक़ भी सूदी है, और उसका टोटल सिस्टम भी सूदी है। हाँ, क्लाइंट के साथ कहता है जी, अरबी का लफ्ज़ डाल दिया उसमें कि ये मुशारका है, ये मुदारबा है, और इस हिसाब से ठीक हो गया। मतलब ये है कि गटर के पानी को पाइप लगा के आरओ लगा दो। हाँ, आरओ प्लांट लग गया, भाई पियो। पीछे सारा गटर है, आगे एक टूटी को आरओ लगाया हुआ है, और वो आरओ भी धोखे वाला है, सही वाला वो भी नहीं है। तो इसलिए लोग कहते हैं जी वो सबसे आगे निकल गए हैं और आप लोग बहुत पीछे रह गए हो, उन्होंने बड़ा काम किया है मईशत में, ये काम किया उन्होंने कि वो जो सूदी काम था उसको मुसलमान कर लिया। और इस पर मज़ीद जो अफसोसनाक ख़बर है वो 2 ख़बरें हैं। एक तो ये कि स्टेट बैंक ने आर्डर कर दिया कि सारे बैंक इस्लामी करो। 16 महीने की हुकूमत कह रही थी कि अनकरीब सारे बैंक इस्लामी हो जाएंगे। जो मॉडल, एक ही मॉडल की कार है, एक ही कंपनी है, एक चीज़ है, अगर आम बैंक देगा तो वो 50 वाली 60 की देगा, और अगर वही मॉडल वही कार इस्लामी बैंक देगा तो 50 वाली 65 की देगा। और ग्राहक कहता है भाई मैंने तो इस्लामी वाली लिया, मैंने कहा थोड़े पैसे ज़्यादा तो परवाह नहीं करो, लेकिन मैंने तो कहा इस्लामी लूँगा मैं तो। उसने उसका नाम रेंट रख दिया। पीछे कहानी वही है, पैसा आएगा तो 20% रिजर्व लगेगी सबको, कहानी पीछे वही है, कोई फ़र्क नहीं है किसी बैंक के निज़ाम में। निज़ाम नहीं चेंज किया, आगे सिर्फ वो कट्टे के मुंह को खीर लगा दी, बस खाने को कुछ नहीं दिया। हमारा उनके साथ मामला फेयर है, सही है, तो पीछे का तो हर बैंक के साथ मामला ख़राब ही है। वैसे तो कोई बंदा अपने पैसे निकलवाने जाएगा तो आपके पैसे से उनका सूद बढ़ रहा है नहीं, ठीक है, तो फिर ये भी गलत हुआ। कोई भी सूरत जायज़ ही नहीं होगी इस सूरत में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, इस्लामी बैंक उनके साथ हमारा मामला सही है, फेयर है, तो पीछे के साथ जो भी ताल्लुक़ करते हैं ये उनका मामला होगा। तो आपके पैसे से उनका मामला होगा ना। अल्लाह फरमाते हैं ला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान। जो आपके पैसे हैं ना, जो डिजिट्स होते हैं बैंक में, उसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 डेबिट कार्ड, जिसमें आपका पैसा होता है और वही आप निकाल रहे होते हैं एटीएम के साथ। नंबर 2 क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपने कर्ज़ लेकर निकालने होते हैं, आपका पैसा नहीं होता। समझाई? आपने 10 लाख जमा करवाया, आप कार्ड से थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, ये क्या है? डेबिट कार्ड। आपने कोई पैसा जमा नहीं करवाया, उनसे ही कर्ज लिया और वही निकाल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड। और तीसरा चेकबुक है, इसके ज़रिए वो डिजिट इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो उन्होंने ज़र एतबार बनाया होता है। किसी दूसरे की पैसों के बगैर उसको सही करेंसी डिजिटल थोड़ी बना सकते हैं। एक बंदे ने 2 लाख जमा करवाया, उसका उन्होंने 10 लाख बनाया, खुद अपना डिजिटल ही बनाना 10 लाख क्यों नहीं बना सकते? कौन खुद नहीं बना सकते? कानून है ना, कानून के तहत चलना उन्होंने। हाँ, कैसा है? नहीं समझे? अच्छा,
एंड रिजल्ट वही है। इसके बाद कुछ वो आएंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अगले सबक के ये 4 महवर हैं। ठीक है, सुभानकल्लाह व बिहम्दिक, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।